हेलो फ्रेंड्स, सृजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम लोगों ने एग्जामिनेशंस के पैटर्न्स को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सीरीज शुरू किया हुआ है और मैथ्स के कई सीरीज आपके सामने आ चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और वनडे एग्जामिनेशंस को देखते हुए उससे रिलेटेड जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग जीएस सेक्शन में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसकी शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से ही करेंगे। कुछ एक दो बात हम पहले बता दें आपको कि किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अमूमन 4 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते ही हैं, ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ती और आप इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन तब भी आप देख करके 99% सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कुछ डाउट होता है। अब चूंकि ज्यादातर एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होती है तो वहां पे बहुत आप चांस नहीं ले पाते, तो अगर 50-50 का मामला है, 60-40 का मामला है, मतलब आपको आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% या उससे अधिक है, तो निश्चित तौर पे आप चांस लेते हैं। तो वहां पे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कुछ गलत होते हैं, ज्यादातर सही हो जाते हैं। यहां एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके सिलेक्शंस होते हैं वो पहले और दूसरे कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि जब तक तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चन उसमें जुड़ नहीं जाएंगे तो आप अगले स्टेज में नहीं पहुंच पाते, तो हम तीनों को ही कहेंगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड की जो हमने बात कहा, जिनको आप ऐसे कह सकते हैं अपनी भाषा में कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होती है, उन्हें आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। उन्हें मिस करने का मतलब हुआ कि आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो रहे हैं। और एक चौथी कैटेगरी भी होती है जिसमें अमूमन 5 से 10% क्वेश्चन होते ही हैं। वो क्वेश्चन सुने हुए ही नहीं होते, वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे और वो होते ही हैं। उन क्वेश्चंस के लिए न तो परेशान होना है और न ही उनके न आने से आपका सिलेक्शन रुकना है। वो 5 से 10% अलग अलग एग्जाम्स में वो होते हैं, क्योंकि 100% कभी किसी को नहीं आता। आपको फोकस करना है फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में मैक्सिमम सही हो और थर्ड कैटेगरी में 60-70% सही हो, आप सिलेक्शन की रेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री से ही शुरू कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने आए। थर्ड वाले भी आएंगे बट फर्स्ट और सेकंड जरूर आए, ताकि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आपको मिले तो आपको अधिकतर आपको आते हुए दिखाई पड़े। और हम फिर कहेंगे कि हर एग्जाम में 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, हम तो कहेंगे आपको नहीं आने भी चाहिए और उनके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम लोग बढ़ा जाए आगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं और अगर आज सभी कवर नहीं हुए तो नेक्स्ट सीरीज में बचे हुए क्वेश्चंस भी देख लेंगे और यही कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर से, जैसा चैप्टर है जितना महत्वपूर्ण है उसकी इंपॉर्टेंस जैसी है, हम लोग 15, 20, 25, 30 और आप देखेंगे कि अगर हिस्ट्री से कंप्लीटली अगर पूरा देखें, अगर आप हिस्ट्री में 700-800 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर जाए तो उसके बाहर कहीं कुछ आता नहीं है। क्वेश्चंस लगाने का अपना तरीका भी होता है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। केवल एक क्वेश्चन को देखना और उसको सॉल्व कर जाना या उसका आंसर आ जाना, ये एग्जाम, ये न तो क्वेश्चन लगाने का तरीका है और न ही इससे एग्जाम को बीट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कभी सेम ही क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वह उस जगह को बताता है कि वो जगह इंपॉर्टेंट है, वहां से या उसके आसपास कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। और हम इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर, इसी सोच को ध्यान में रखकर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे। एंशिएंट हिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं,
उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है। 2 मिनट में आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में भी बता दें, भले ही आज हम 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। हालांकि हम आपको ये क्लियर कर दें कि हम क्वेश्चन सीरीज ही लेकर आ रहे हैं, अभी आपको हम मैटर या नोट्स या लेक्चर नहीं देने जाएंगे हम उस टॉपिक पर, लेकिन बहुत बेसिक बात बता दें। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता ये आज से करीब करीब 4,500 वर्ष पहले की एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि इसका समय मोटे तौर पर, अब आप इसको देखेंगे तो अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत से एरा समय बताया हुआ है, बट अब मोटे तौर पर देखेंगे तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की बात है, और आप अगर राउंड कर दें आज से तो करीब करीब 4,500 वर्ष पहले की बात है। तो 4,500 वर्ष पहले की एक सिविलाइजेशन है जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों में थी, ट्रायंगुलर शेप में थी, और इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं। मतलब इसके पहले भारत के इतिहास में अब तक इससे पहले कोई नगरीय सभ्यता नहीं है। और अगर मेटल के हिसाब से देखा जाए तो इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मतलब कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। ये एक बेसिक बात है। अच्छी आर्थिक स्थिति, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, सब कुछ बहुत अच्छा था, और व्यापार इंटरनल ही नहीं, मतलब आंतरिक ही नहीं, बल्कि विदेश वाय व्यापार भी था। इराक की मेसोपोटामियाई सभ्यता से हमारे यहां से व्यापार होता था। तो ये इस सभ्यता की एक खास विशेषता है। करीब करीब 13 लाख स्क्वायर फीट में बसा हुआ था। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहां सीमा की बात कर दिया, तो इसमें पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है। इसका मतलब निश्चित तौर पर है कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा भी होगी। हमारा बताने का तात्पर्य यही था कि आप पश्चिमी जान गए तो ये आंसर तक जानना ही क्वेश्चन लगाने का तरीका नहीं हुआ। अब आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभी उसने पश्चिमी पूछा है तो किसी एग्जाम में उत्तरी पूछ देगा। अब आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, क्वेश्चन रिपीट है, बट क्वेश्चन उसी जगह से बस क्वेश्चन बदल गया है। तो जगह की पहचान करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो है आपका सुतका गेंडोर। लेकिन हम लोग यहाँ पे चारों जान जाए, जो चारों सीमाएं हैं यहाँ पर, वो आप देखेंगे तो जो चारों सीमाएं हैं, पश्चिमी सीमा जैसा हमने अभी आपको बताया कि सुतका गेंडोर है, वो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। उत्तरी सीमा जो इसकी है वो मांडा है। पूर्वी सीमा जो है वो है आलमगीरपुर, और दक्षिणी सीमा जो है वो है दायमाबाद। अगर इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि ये किन नदियों के किनारे है, तो अगर इसी के साथ हम ये भी जान जाए, जैसे मांडा चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे है, और दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। एक आध जानकारी और हो जाए तो और अच्छी बात है, जैसे मांडा जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर यूपी में ही मेरठ में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में है, दक्षिणी बलूचिस्तान में आता है, जहां पे और भी स्थल है, सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट में ही। तो अभी फिलहाल कम से कम चारों सीमाएं आप जाने, और अगर साथ साथ नदियां भी जान जाए तो आपके 8 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और ये 8 फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के ही क्वेश्चन है। तो क्लियर है, आपको आंसर भी क्लियर हो गया और उससे रिलेटेड चीजें भी जान गए आप। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पूछा हुआ हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा गया है। अभी हमने आपको जब बताया कि हम बेसिक बात बता दें, तो हमने उसी समय कहा था कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए, मेटल की जानकारी या उसके प्रयोग के आधार पर जब उसकी जानकारी हो जाती है तो उस आधार पर भी सिविलाइजेशंस के नाम रखे गए हैं। तो सिंधु सभ्यता में लोग तांबे से परिचित हो चुके थे, इसलिए इसे ताम्रयुगीन या कांसे से परिचित हो चुके थे तो इसे कांस्य युगीन की सभ्यता भी कहते हैं।
अब इसके पहले देखिए लौह युग भी लिखा हुआ है, पाषाण युग भी लिखा है, ताम्र भी लिखा है। तो छोटी छोटी बात अगर हम लोग यहां जान जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप देखें तो अगर सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन है, सबसे पहले जो अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो पाषाण काल होता है, मतलब पत्थर के हथियार, पत्थर के औजार, गुफाओं में रहना। पाषाण के बाद जब उनको तांबे की जानकारी हो गई और पाषाण भी चल ही रहा था, तो उसके बाद के दौर को हम लोगों ने ताम्र पाषाण कह दिया। फिर उसके बाद केवल ताम्र युग कह दिया। और जब कांसे की जानकारी हो गई तो चूंकि कांसा तांबा और टीन से बनता है, इसका मतलब तांबा पहले आ चुका है, तो उसको नाम दिया गया कांस्य युगीन। इसका जो आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता होगी। लौह युग उसके बाद आती है, मतलब लोहे की खोज करीब करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास में है, तो इसके बाद लौह युग होगा। तो हम लोग ये भी जान गए कि सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी जान गए कि लौह युग या पाषाण युग या ताम्र युग से क्या अभिप्राय है। तो लौह युग इसके बाद है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के आसपास में अतरंजी खेड़ा एक जगह है आपको यूपी में ही, तो वहीं से इसकी जानकारी पहली बार मिली थी लोहे की, उसके उसी से हमको कहते हैं। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि इंडस वैली के लोग किस मेटल से परिचित नहीं थे, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए उसमें लोहा ऑप्शन में जरूर होगा। तो आपको जानना है कि हाँ लोहे से वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर मोहनजोदड़ो, एक चीज आपको और बता दें कि इंडस वैली में मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम इनके सभी साइट्स को जान जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में जो खास खास स्थल हैं उनको जान जाए, और उनमें भी खास जो 6 महानगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो इसमें मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है, विशाल स्नानागार की बात कर रहा है, तो विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आगे क्वेश्चंस में आएंगे ही। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मृतकों का टीला, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा के बाद यहीं पर खुदाई हुआ था, जहां पे राखाल दास बनर्जी ने यहाँ पे काम किया था। ये सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंधु नदी के किनारे, ये आपको जानना चाहिए, मोहनजोदड़ो और 6 महानगरों में शामिल है। 5-6 चीजें यहाँ पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको धीरे धीरे आएंगे ही। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवन कुंड के अस्तित्व या हवन कुंड के साक्ष्य कहां से, मतलब अग्नि वेदिकाएं, फायर पिट्स बोलते हैं इनको, हवन कुंड। तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य आपको जो मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। बहुत आसान है आपके लिए याद करना। हवन मतलब पूजा पाठ कह लीजिए, और काली एक देवी का नाम है, तो आप अगर जोड़ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और यहां से भी 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी हम लोग यही जाने कि हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वह है कालीबंगा, 6 महानगर में शामिल है। कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। बहुत आसान होगा कि अगर हम लोग काली और हवन को अगर आप जोड़ दें तो आसानी से कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनका बनाने का कारखाना। मनका मतलब होता है मोती, बीट्स। हमने कहा कि उद्योग धंधे इनके बहुत विकसित थे। ब्रिक मतलब ईंट उद्योग भी था, सूती वस्त्र में इनको जानकारी थी। सबसे पहली बार सूती वस्त्र का प्रयोग यहीं से दिखाई पड़ता है, सिंधु सभ्यता से ही। कपास की खेती सबसे पहले इन्हीं लोगों ने की थी। तो ऐसे बहुत से जो कार्य हैं उनमें मनका भी बनाने का भी काम होता था। तो मनका बनाने का जो काम है वो है तो ऐसे कई जगहों से, लेकिन अगर आपको जब भी एग्जाम में आए तो आपको फोकस करना है वो है चन्हुदड़ो। ये भी आपके महानगर में शामिल है। अभी हमने आपसे कहा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो अभी हमने आपको बता दिया। चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है, मोहनजोदड़ो के साथ ही हमने बताया आपको। उसके बाद लोथल गुजरात में है, भारत में है। कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली हरियाणा में है। मतलब 3 पाकिस्तान में है और 3 भारत में है, जो 6 महानगर हम लोगों ने बोला है। तो उनमें चन्हुदड़ो की बात आई यहाँ पे मनका बनाने की, तो मनका बनाने का कारखाना आपको चन्हुदड़ो से मिला हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोदीबाड़े का अस्तित्व मिलता है। गोदीबाड़ा, गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो साक्ष्य मिला है
वो आपको मिला है लोथल से। अभी हमने आपसे कहा भी था, ये भी महानगर है लोथल, गुजरात में है और भारत का महत्वपूर्ण राज्य लोथल से और भी बहुत सी चीजें हैं और आपके क्वेश्चंस में आगे मिलेंगे भी। जैसे लोथल से धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, लोथल से युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं, लोथल से हाथी दांत का एक स्केल भी मिला हुआ है। तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लोथल से अगर कुछ है तो वो है गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गोदीबाड़े का अस्तित्व मिलता है कहां से है, वो है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल का साक्ष्य मिला है। देखिए संयुक्त फसल का मतलब होता है, आज भी जो लोग थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे कि कभी कभी एक ही साथ हम लोग एक खेत में एक जमीन पर हम लोग दो फसलें की बुआई कर लेते हैं, लेकिन वो दो फसल कोई भी दो फसल नहीं हो सकती, उसका भी अपना एक विज्ञान है। उस समय लोग ऐसा कर रहे थे, इसका मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग हमारे कह सकते हैं टेक्निकली बहुत साउंड थे, उनको कृषि की बड़ी अच्छी जानकारी रही होगी। तो संयुक्त फसल मतलब दो फसल से भी परिचित थी, कैसे उगाया जाता है, वो कौन से दो फसल हो सकते हैं। तो वो चीज सॉरी तो जो मिला है वो आपको, वो भी जो मिला है वो कालीबंगा से ही मिला हुआ है। तो कालीबंगा से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी आपने देखा कि कालीबंगा से हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से ही आपको दो फसल एक साथ संयुक्त फसल उगाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। मतलब घोड़े से परिचित थे, घोड़े की अस्थियां हड्डियां कुछ मिली हो, ऐसा कोई साक्ष्य मिला हो जिससे हम कह सकें। यहां हम एक बात क्लियर करें कि घोड़े की पहचान को लेकर दुविधा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं वो घोड़े से परिचित थे, लेकिन वनडे एग्जाम्स में नहीं यूपीएससी तक में भी क्वेश्चंस में ही पूछ दिया है कि घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं। इट मींस कि ज्यादातर लोग इस बात को मानने वाले हैं कि हाँ लोग सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। तो घोड़े की जो अस्थियां या मिली हड्डियां जो मिली हैं वो आपको मिली है सुरकोटदा से। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे हम एक आपको थोड़ा सा हल्का सा तकनीक बता दें। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी तकनीक होती है, किसी न किसी चीज से रिलेट करने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको बीच बीच में बताते भी हैं और वो आपको खुद से भी सीखना है, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता है उससे जुड़ा हुआ, और जो आता है वही आपको याद कराने में बड़ा लाभप्रद होता है। तो यहां पर हम एक चीज आपसे कहें, क्योंकि दो क्वेश्चन सुरकोटदा से बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरकोटदा भी आपका गुजरात में ही है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आप यहां पे देखिए सुरकोटदा को अपने मन में आप याद कर ले, खुरकोटदा। ठीक, अगर आप खुरकोटदा याद कर लेंगे तो आपको यहां से एक चीज तो यहां से दिमाग में आई जाएगी कि अगर खुरकोटदा अगर याद कर ले आप तो आपको खुरकोटदा याद कर लेंगे तो आपको एक चीज तो आ गई आपकी, घोड़े से आप परिचित हो गए, आपने ये जान लिया। ठीक, और अगर घोड़ा याद हो गया तो आप घड़ा भी दिमाग में रख सकते हैं, घड़ा, या एग्जाम में आपको आता है कलश। एक क्वेश्चन आता है उसका आपको आगे मिले भी, कलश समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं। मतलब अंत्येष्टि के बाद जो उसके अवशेष है उसको कलश में रखकर दफन करना, वो भी सुरकोटदा से ही है। और सुरकोटदा से दो ही क्वेश्चन ही आना है या तीन, मान लीजिए कि सुरकोटदा है कहां, तो हमने बता दिया तीनों क्वेश्चन आपको यही कवर हो गए। एक क्वेश्चन तो आपके यहां दिया है घोड़े का हड्डियां कहां से मिली है, घोड़े के साक्ष्य सुरकोटदा, घोड़े से आपको घड़ा याद हो जाएगा और घोड़े को याद करने के लिए इसको खुरकोटदा याद कर लीजिए। तो तीन क्वेश्चन आपके अपने आप यही कवर हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। इसको आप थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन वनडे के एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, फोर्थ में नहीं, आने वाला ही क्वेश्चन है। तो युगल समाधान का मतलब होता है स्त्री और पुरुष को एक साथ दफन करना। ऐसे कुछ साक्ष्य यहां मिले हैं, कम मिले हैं, लोथल से 3 मिला है और कालीबंगा से 1 मिला है। अब यहां पे देखिए लोथल ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कालीबंगा होगा। लेकिन अगर लोथल भी होता, जैसे बड़े एग्जाम्स में ऐसा हो जाता है, तो आपको फिर लोथल ही मारना होता, या कालीबंगा नहीं होता लोथल ही होता तो लोथल लगाना होता। लेकिन चूंकि कालीबंगा है इसका आंसर कालीबंगा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? देखिए, धान या धान की भूसी के साक्ष्य लोथल से भी मिले हैं और रंगपुर से भी मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है खूब, आपको लोथल दे देगा ऑप्शन में या रंगपुर दे देगा, और कभी कभी वो अगर नहीं दिया तो लोथल और रंगपुर है कहां वो आपको जानना पड़ेगा। तो लोथल और रंगपुर अभी बताया ही था हमने आपको, लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात में है, सुरकोटदा भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। अगर चार बड़े बड़े बात करें हम गुजरात की तो लोथल, रंगपुर, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये चारों ही गुजरात में है। और इसमें अगर हम धान की बात करें तो चूंकि ऑप्शन में आपको दिया हुआ गुजरात यहां पर, तो हम लोग गुजरात आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्थान का नाम दिया होगा, या तो लोथल दिया हो या रंगपुर, ज्यादातर रंगपुर दिया होता है, कभी कभी लोथल की बात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, क्योंकि वो गुजरात के ही लोथल और रंगपुर में है।